शुरू करें। क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ सिस्टर ऑफ माय हार्ट्स बाय चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी। आफ्टर मैरिज he get her name और her husband ठीक का नाम था। चलो, कहानी है सिस्टर ऑफ माय हार्ट, जिसका मतलब क्या होगा? मेरे हृदय की बहन, मेरे दिल की बहन, मतलब एक ऐसी बहन के जो उसके बहुत नजदीक हो। ठीक है, अब बहनें तो सभी नजदीक होती हैं ना, लेकिन किस तरीके से नजदीक है इसका सेंस हर एक सिस्टर में अलग अलग होगा। इवन इस दुनिया में जितने भी रिलेशनशिप होंगे, हर रिश्ते में जो प्रेम की गहराई है वो अलग अलग होगी। आप किसी एक का प्रेम दूसरे के प्रेम से कंपेयर नहीं कर सकते। मतलब कहते हैं ना कि लव कभी भी एक प्रकार का नहीं होता। इन जनरल बोला जाता है कि नहीं, एक होता होगा, लेकिन नहीं, हमारा ऐसा मानना है, मतलब ये हमारी खुद की थिंकिंग है कि इस दुनिया में अगर करोड़ों लोग हैं तो करोड़ों प्रकार के ही उनके लव होंगे। और अगर हम फैमिली रिलेशन में बात करें तो वहां भी आपको वैरायटी मिलेगी। ब्रदर सिस्टर के लव में, सिस्टर सिस्टर के लव में, मदर सिस्टर के लव में, है ना, मदर और डॉटर के, और सन और डॉटर। हालांकि अभी तक जो जो कुछ परखा गया, जिनके एग्जैक्ट नाम मिले, तो जिनमें हमने इडिपस कॉम्प्लेक्स देख लिया, है ना, और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स देख लिया, तो ये समझ लो। हाँ, तो अगर हम देखें सिस्टर और सिस्टर के लव को देखें, करेक्ट, ठीक, अगर हम सिस्टर और सिस्टर के लव की बात करें तो यहाँ पे उस खास लव के बारे में बहुत डिटेल में बताया गया। आशा है कि इन फ्यूचर इस लव को शायद वो कोई नाम दें, जो एक्सपर्ट्स आएंगे। हमें ऐसा लगता है कि ये वर्क है कुछ अपने आप में खास। तो दो बहनों की कहानी है जिनमें कि हमने नाम देख लिए, सुधा और अंजू। ठीक, अच्छे से सुनते जाना, तुम्हारे सारे वीडियोस, सारी बुक्स और सारा कंटेंट, क्योंकि हमने 50 जगह से देखा होगा इसको, क्योंकि एक एंगल से जब तक हमारा मन नहीं भरता ना, हम किसी चीज में हम उठाते नहीं है उसको। और हम कल ही प्रिपेयर हो गए थे इसके। तो सुधा की डॉटर का ताहिया ऐसा कुछ नाम, यही है ऐसा कुछ नाम। चलो देख लेंगे, वो निकाल लेंगे, अभी कैरेक्टर्स निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। आई थिंक कैरेक्टर्स निकाल दें क्या? क्या इसमें आ सकते हैं? स्लाइड में आगे आएंगे, बहुत कुछ आएगा स्लाइड में आगे। फिलहाल हमने बताया कि दो सिस्टर्स की कहानी है, और ये कहानी शुरू होती है उनके जन्म से पहले से, जब इन दोनों के पिता एक दूसरे के दोस्त होते हैं, जिसमें सुधा के पिता जो होते हैं उनका नाम है गोपाल, और अंजू के जो पिता हैं उनका नाम होता है बिजॉय ना। बंगाली एक्सेंट में वो लोग बिजॉय बोलते हैं, हमारे एमपी के सेंटेंस में हम उसको विजय बोल सकते हैं। ठीक, अपने यहाँ विजय हो जाएगा वो, लेकिन ये वहां पे बिजॉय ही नाम चलता है। चलो ज्यादा डिटेल ना बता के अब थोड़ा सा वर्क के अंदर चलें और फिर गहराई से झांकने की कोशिश करते हैं। तो इंट्रोडक्शन, अ टेल ऑफ सिस्टरहुड एंड कल्चरल टेंशन। दो बड़े शब्द, मतलब बहनचारा और यही बोलेंगे, है ना, ब्रदरहुड भाईचारा, सिस्टरहुड बहनचारा, कल्चरल टेंशन मतलब वो जो कल्चर होता है उसमें किस तरीके के रूल्स रेगुलेशन थोपे जाते हैं। बार बार वही बातें आती हैं कि यहाँ भी वही होता है जो चला आ रहा है। ठीक, चलो इसको कौन रीड करेगा? ओके, तो ये जो वर्क है ये चित्रा बनर्जी का एक महत्वपूर्ण ना खास वर्क है, नॉवेल है।
जिसका कि नाम सिस्टर ऑफ माई हार्ट है। इंट्रिकेटली क्या था? ऐसे वर्ड्स है जिनके मीनिंग आप 2 4 से 10 बार में ही कंफर्म हो पाए। जटिल, ठीक, हाँ जटिल, हाँ इंट्रिकेट मतलब जटिल तरीके से बना हुआ। वीव्स आर नरेटिव अराउंड द प्रोफाउंड बॉन्ड बिटवीन टू कजिन। एक ऐसा वर्क जिसमें दो बहनों की कथा है, कहानी है ना, नरेटिव है, और जिसको बहुत जटिल तरीके से कहा गया। जैसा कि हमने अभी बताया था कि इनका जो सिस्टरहुड है वो बहुत जटिल बताया है इसमें, इस वर्क में। नाम सुधा और अंजू है ना। बोर्न ऑन सेम ऑस्पिशियस डे, एक खास दिन इन दोनों का जन्म होता है ना। बसलिंग, आई थिंक व्यस्त, हाँ वही हलचल, मतलब बिजी शहर जो है। बसलिंग सिटी ऑफ कलकत्ता, कलकत्ता बहुत व्यस्त सिटी है, मेट्रो सिटी है, बहुत ज्यादा चीजें ना, बहुत वो है ना। हसल बसल नब शब्द सुना होगा, भीड़ भाड़ युक्त। चलो फिर देखें, देयर लाइफ्स बिकम अनएक्सट्रिकेबली लिंक्ड, मतलब इनका जो जीवन है क्या थे, क्या वो अलंघनीय, मतलब एक इतने खास तरीके से जुड़ा होता है कि जिसको मतलब लांघा नहीं जा सकता। लांघा मतलब जिसका कोई पार नहीं है, जो कि दिखाता है एक खास बहनों का रिश्ता। दैट डिफाइज, मतलब उसकी व्याख्या करता है कन्वेंशनल सोसाइटल एक्सपेक्टेशन, हमारे जो प्रचलित समाज में जो भी नियम कानून है, आकांक्षा मतलब सामाजिक आकांक्षाएं हैं, उनको यहाँ बताया। कैसे बताया? इन बहनों के इस नोवेल के द्वारा। सीधी सी बात है, साफ है कि बहनें कुछ चाहती होंगी और समाज वो चीजें पूरी नहीं कर पाएगा। वीडियो तो नहीं देखी हम, पढ़ा है इसके बारे में जो होगा। ठीक, तो यह जो बुक है बहुत गहराई से हमें किस चीज के बारे में बताती है। कुछ थीम्स हैं, जैसे फीमेल फ्रेंडशिप, इंडिविजुअल आइडेंटिटी एंड परवेसिव सोसाइटल प्रेशर। परवेसिव का क्या था? मतलब व्यापक रूप से समाज में जो सामाजिक दबाव है ना, फेस बाय वुमेन, एक वुमेन जो फेस करती है। फिर यहाँ पे 3 थीम दे दी, 3 थीम्स, फीमेल फ्रेंडशिप, इंडिविजुअल आइडेंटिटी एंड द परवेसिव सोसाइटल pressure. Dave Carney masterfully used their story to challenge prevailing stereotype women about women's relations. इनने मास्टरफुली कहानी को इतने शानदार तरीके से दिखाया है कि जिसमें जो रूढ़िवादिता होती है, जो स्टीरियोटाइप थॉट्स होते हैं वुमेन्स के और उनके जो रिश्ते हैं, उसको बताया। एम टू सेलिब्रेट द एंड्यूरिंग स्ट्रेंथ, द म्यूचुअल सपोर्ट ऑफ इनहेरेंट इन ट्रू सिस्टर, और कैसे दो सच्ची बहनें एक दूसरे की मदद करती हैं, है ना। तो ये था हमारा इसका इंट्रोडक्शन। ओके, कोर थीम मतलब इसकी जो मुख्य थीम है ना, वो जिनमें थीम्स ऑफ फीमेल बॉन्डिंग एंड सिस्टरहुड, बार बार एक ही शब्द आएगा, बहनचारा है ना, और दो फीमेल्स में क्या बॉन्डिंग होती है। अच्छा, जैसे देखो, एक बात हमें बहुत अच्छे से पता, तुम दोनों की एक बॉन्डिंग है, ठीक है। उस बॉन्डिंग को भी हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, जिसके कोई शब्द नहीं होते, कोई वो बात नहीं होती, बस वो बॉन्डिंग होती है, ठीक है। अच्छा, ब्रदरहुड बॉन्डिंग भी होती है, हमारी और अजय की कोई नहीं समझ सकता, बिना घरे आए हम उन्हें बात नहीं करें। और मगर
हाँ, मगर बिना उसके मतलब काम भी, जब भी कोई खास काम होता है तो बिना मतलब क्या बोलते हैं इसको अपन, अनकंडीशनल अनकंडीशनल वर्क एक दूसरे के लिए करना, है ना। अब अनकंडीशनल वर्क, हाँ, बिना एहसान जताए। अब जैसे अचानक से हम इतने काम में फंसे थे, अब वो कह लगो कि यार, कल ही परसों की बात, कि यार हमारे भी टाइल्स पकड़ के नरसिंहपुर ले चलने। देखा जाए तो मतलब उसके लिए कोई ही भी ले जा सकत है, मगर कहीं का नहीं त्यही चल। अब भी टाइल्स पकड़ के हम पीछे पकड़ के बैठे रहे, कहीं यहाँ तक चल, अपने ले चलने, आओ भाई ये चलो। तो ऐसे और काम भी करने पड़ते हैं। तो टाइल्स की 2 पेटी, है ना, हमने कहे मन चले हैं हम, पीछे बैठते हैं, पेंट तेरो बेड़ा, हाँ ठीक है, चले गए। मतलब अपनी व्यस्तता में से समय निकाल के अपन पहुंच गए, ये कहलाता है। कोई वो नहीं, फिर गए बढ़िया नरसिंहपुर में, वही सिंहपुर चौराहे पे फुल्की उल्की खाई, लौट के, है ना। और फिर वीटू वीटू में घूमत रहे, ठीक है। अब वो क्या लगे जल्दी चल, अब तो जल्दी की नकली, अब हमारी बात, चुप चाप इतने उतने इतने गन्ने ये खा गो, ये सो करी रात रोकी है तई। अब देखिए अब रहे तो चलिए चलो, है ना। फिर गए अमृत तुल्य पे, बढ़िया एक अच्छी चाय पी, है ना। खर्च करने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन फिर ऑप्शन नहीं बचे, और शौक भी नहीं है वैसे कोई खास, तो लौट आते हैं। चल अब चल, बस एक ही शौक है कपड़ों का, तो घुस जाते हैं, कपड़ों का सबको हो। चलो ठीक, तो ये, तो वही, बिल्कुल ये समझ लो, अगर वो सिस्टम समझ गई तो मतलब ये पूरा नॉवेल समझ में आ गया, फिर कुछ बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है। क्यों? चलो देखो, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल कनेक्शन, तो इस नॉवेल का जो सेंटर है वो इसी बात पे फोकस करता है कि यहाँ पे अंजलि भी जाती है, तो चलो, वैसे एक बात याद आई, सुनो, एक और बात ये, ठीक है। हाँ, हम लोग कहाँ थे, जैसे कि हमने बताया कि सुधा थी, अंजू थी, सुधा के पिता का नाम था गोपाल, अंजू के, सुधा के पिता का नाम था गोपाल, है ना, और अंजू के जो पिता थे उसके पिता का नाम था बिजॉय। अंजू, मुख्य जो परिवार है वो है अंजू का पिता, मतलब सॉरी, अंजू का परिवार। अंजू के पिता जो विजय थे, वो एक अ, व्यापारी व्यक्ति थे। तो एक व्यक्ति अ, होता है गोपाल, जो कि अपने को एक दूर का रिश्तेदार बता के, किसका, विजय का, और उससे बोलता है कि मैं तुम्हारा दूर का रिश्तेदार हूँ, तो मुझे अपने पास रहने दो। और धीरे धीरे ये लोग क्या है, अच्छे दोस्त हो जाते हैं, और इसी दोस्ती में ये, इसका भी, विजय का भी, गोपाल का भी परिवार यहीं बन जाता है, और विजय का तो परिवार होता ही है। और इन दोनों की पत्नियां होती हैं, पत्नियों के नाम अभी याद नहीं आ रहा है। तो वो जो विजय और गोपाल होते हैं, अ, एक बार गोपाल के कहने पे विजय और गोपाल दोनों कहाँ पे जाते हैं, ट्रेजर हंटिंग। ट्रेजर हंटिंग मतलब, हाँ, खजाने की खोज के लिए। अच्छा, जिस समय की ये कहानी है उस समय ये कॉमन बात थी, क्योंकि जंगलों में खजाने हुआ करते थे। खजाने कैसे हुआ करते थे कि वहां, क्योंकि देखो पहले लोग छुपाते भी जंगलों में ही थे पैसा, तो इसलिए मिला करते थे खजाने, तो इसलिए ये लोग वहां जाते हैं। अब वहां पे इन दोनों की ऑस्पिशियसली डेथ हो जाती है।
है ना, मतलब हाँ हाँ। तो इसलिए देखो इसमें ऑस्पिशियस का एक दूसरा मीनिंग होता है, इसलिए हमने जानबूझ के इस शब्द का यूज किया कि ऑस्पिशियस का एक अर्थ आश्चर्यजनक भी होता है। तो इस तरीके से दोनों की डेथ हो जाती है। लेकिन घर पे एक माहौल बनता है, घर पे क्या माहौल बनता है कि दोनों ट्रेजर हंटिंग के लिए गए थे, दोनों की डेथ हो गई। कौन कहता है? बिजॉय की वाइफ। किससे? गोपाल की वाइफ से भी और अपने परिवार से भी, सबसे बोलती है कि दोनों की डेथ हो गई, कोई बात नहीं। और हाँ, मतलब इसमें हम लोगों को कोई सोच कुछ नहीं सोचना, जबकि हकीकत कुछ और होती है जो कि विजय की पत्नी को पता होती है, लेकिन वो उस बात को इन जनरल लेती है, बिल्कुल नॉर्मल लेती है और सबको कहती है कि जाने दो, अब जो हुआ सो हुआ। दोनों की बच्चियां होती हैं। अच्छा, दोनों की बच्चियां होती हैं तो एक कहानी ऐड होती है विधाता पुरुष की, सुना हो? हाँ, विधाता पुरुष मतलब ऐसा माना जाता था कि विधाता पुरुष आते हैं, हाँ, दोनों की किस्मत लिख के जाते हैं उनके फोरहेड पे, फोरहेड। हाँ हाँ। तो इस मामले में अब बात आती है गर्ल्स को लेके। तो जो गर्ल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सुधा, है ना, एस फॉर सुधा, नॉट अंजू। सुधा इस मामले में बहुत चिंतित रहती है और उसको ये क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होती है कि विधाता पुरुष ने मेरी किस्मत में तो सौरव ही लिखा होगा। क्या लिखा होगा? दुख ही लिखा होगा, वो श्योर होती है। अच्छा, हाँ, वो कहती है कि श्योर क्यों होती है? क्योंकि उसको पूर्वाभास होते हैं, मतलब हाँ, बच्चों को होने लगते हैं कि पक्का मेरे साथ ऐसा ही होगा। अच्छा, अब थोड़ा सा दोनों गर्ल्स के कैरेक्टर को हम समझा दें तो सुधा सीधी सादी होती है ना, इंट्रोवर्ट होती है, बट वो जो है ना, और सीधी ही होती है, मतलब वो है ना, उतनी तेज तर्राट नहीं होती मानसिक स्तर पे भी। लेकिन दूसरी तरफ जो अंजू होती है वो बहुत तेज होती है, एक्सट्रोवर्ट होती है और साथ ही साथ बहुत बुद्धिमान भी होती है। सुधा भी होती है बुद्धिमान, लेकिन वो अंजू के कंपैरिजन में दोनों ही अपोजिट टाइप कैरेक्टर फील होती है इस वर्क में। कहानी को बहुत अच्छे से समझना, कैरेक्टर्स को बहुत अच्छे से। अब यहाँ पे अंजू को सॉरी, बात थोड़ी और आगे आती है तो सुधा को धीरे धीरे पता चलता है कि उसके पिता की डेथ जो है वो नेचुरल डेथ नहीं थी, और ना ही उसके पिता की, अंजू के पिता की, दोनों के ही पिताओं की डेथ नेचुरल नहीं थी। इस डेथ के पीछे जो मेन व्यक्ति जिम्मेदार था वो था गोपाल, सुधा का पिता, सुधा का पिता। वो तो उसका फेस जला होता है, लेकिन मुख्य जिम्मेदार व्यक्ति होता है सुधा का पिता गोपाल, क्योंकि वो, गोपाल के कैरेक्टर के बारे में बता दें, वो एक लालची व्यक्ति होता है, एक धोखेबाज व्यक्ति होता है, और ये शुरू से ही झूठ बोलता आ रहा था, और ये विजय का कोई रिश्तेदार नहीं था, ये सिर्फ खुद के आश्रय के लिए आया था और इसने झूठ बोले थे और पूरा यहाँ आके अपना परिवार बना लिया। ये होती है गोपाल की हकीकत, और ये हकीकत सुधा को जब पता चलती है, और सुधा को ये हकीकत कौन बताता है? ये रो नहीं रही, जमाई। सुधा को, सुधा को ये बात कौन बताती है? उसकी माँ। उसकी माँ को ये बात कौन बताती है? अंजू की माँ। और अंजू की माँ बिल्कुल अंजू के जैसे ही होती है, वो भी उससे वैर नहीं रखती कि तेरे हस्बैंड ने जो किया इट्स ओके। और जब ये बात अंजू को भी पता चल जाती है, अब तुम सोचो कि अंजू क्या रिएक्ट करती होगी सुधा, सुधा के प्रति। जब अंजू को ये बात पता चले कि उसके पिता की डेथ सुधा के पिता की वजह से हुई है, तो सोचो उसका क्या रिएक्शन हो। कैन यू गेस?
रिवेंज। चलो तो अब हम इस बात को आगे बढ़ाएं। तो जैसा कि तुम लोगों ने आंसर दिया कि उसका मूड चेंज हो जाएगा, लेकिन यही तो इस नॉवेल की और इस रिलेशन की खासियत है कि वो बिल्कुल भी उससे गुस्सा नहीं होती और वो इस बात को लेके ये बोल देती है कि ये उनने किया था, लेकिन अगर तुम ऐसी नहीं हो तो मैं ऐसी कैसे हो सकती, है ना। लेकिन दूसरी तरफ सुधा होती है, क्योंकि ये भी तो उसकी मतलब उसकी खास सिस्टर है, उसको खास मानती है, तो ये खुद को माफ नहीं करती, लेकिन और ये इसी दुख में डूबी रहती है। और इस घटना से पहले ये एक लड़के को लाइक करने लगती है जिसका नाम होता है अशोक। मगर इसकी जानकारी इसकी मम्मी को पता चलती है। हाँ, तो वो उनकी शादी कराने लगती है। तो यहाँ पे सुधा से गलती होती है कि वो अपनी माँ की बात मान लेती है। हाँ, तो इसलिए हाँ ससुराल वाले चाहते हैं कि आपकी इज्जत का भाग वो मम्मी उसको क्या कर लेती है। हाँ, नहीं इस चीज के लिए चलो चलो हम बता दे रहे हैं। सुधा पहले एक लड़के को पसंद चल रहा है, मतलब तो मतलब ये क्या है, खुद को एज अ पनिशमेंट सब चीजें स्वीकार कर लेती है, अशोक को नेग्लेक्ट कर देती है और मम्मी के कहे अनुसार शादी कर लेती है। हाँ, और अंजू शादी करके अमेरिका चली जाती, सुधा नहीं जाती, सुधा अंजू जाती है क्योंकि अंजू वो भी जाने वाली होती लास्ट में, वो जाती है। हाँ हाँ वो बाद में तो, लेकिन सुधा यहाँ भोगती है। और देखो कहते हैं जब दुखों का पहाड़ टूटता है ना तो ऐसे टूटता है कि एक तो उसने अब उसने अपनी पसंद को छोड़ा, दूसरी चीज सबकी जिस जिस सिस्टर की खुशी के लिए शादी की वो भी अमेरिका चली जाती है, खुदा के साथ ट्रेजेडी। तीसरी चीज परिवार को यह आशा होती है कि लड़का ही होगा। हाँ, और किस्मत खराब देखो लड़की होती है। तो ये सहती रहती है, हर चीज में सहती है, लेकिन लास्ट में एक बार ये खड़ी होती है। और वो किस चीज पे खड़ी होती है, जब बारी आती है अ, इसकी लड़की पे, तो लोग जब वो लोग कहते हैं कि नहीं हम ये स्वीकार नहीं करते, इसको इसका अबॉर्शन करा दो, तो ये खड़ी हो जाती है कि अब तुम आई ऐसी की तैसी, अब मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ। हाँ वो बोल देता है कि मैं यही थोड़ा हो जाता है। तो बहुत मार्मिक स्टोरी है ये। बाद में फिर ये दोनों सिस्टर वो लेटर भेजती है, फिर ये भी वहां चली जाती है, दोनों एक हो जाती है और इसी के साथ ये खत्म हो जाती है ये कहानी। और अब इसका सीक्वल भी लिखा था उनने, इसका सीक्वल था द वाइन ऑफ द वर्क यार, सीक्वल मतलब दूसरा पार्ट। याद नहीं है, चलो छोड़ो वो, लेकिन ठीक है। तो कहानी सुन लेना, तब ज्यादा अच्छे से समझ में आ पाएगा। हमारी बातें और यूट्यूब की बातें और पता नहीं काय की। ठीक, देखो इनने जो सुनाया बहुत ही ब्रिलियंटली सुनाया, है ना, और ट्रेडिशनल इंडियन वैल्यूज को इसमें दिखाया, एक पर्टिकुलर स्पेशल क्वालिटी, है ना, जो किसी को भी अट्रैक्ट कर सकती है। हाँ, मतलब एक अट्रैक्टिव क्वालिटी, अट्रैक्ट करने की एक अट्रैक्ट करने का एक विशेष तरीका, वो कलर। ठीक, तो ये इंडियन ट्रेडिशनल वैल्यूज को बताती हैं,
उसके एरर को बताती हैं और साथ ही वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के जो चैलेंजेस हैं उनको बताती हैं। क्या आ गया? ठीक है। ओके, फिर the cultural juxtapositions of the dynamic backdrop against the with the character navigate their life. मतलब एक मिनट। तो 3 बुरी चीजों को बताया इनने, अरेंज मैरिज, डाउरी सिस्टम और ग्रिम रियलिटी। मतलब समाज के 3 ऐसे इशू है ना, जिनकी बुराइयों को इनने बताया। सोचने वाली बात है। क्या है ग्रिम? तो देखो, इन 3 चीजों को इनने बुराई कहा, सोचो इसको भी इनने बुराई कह दिया। अच्छा हाँ, उसी से ली गई, हाँ। तो ठीक है, ये 3 चीजें जिसमें कि इनने जेंडर रोल को बताया, साथ ही इनने इल्यूमिनेट मतलब होता है किसी भी चीज की व्याख्या करना, किस चीज की? डायस्पोरा लिटरेचर की, मतलब प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑफ डायस्पोरा। माइग्रेशन, किसी भी व्यक्ति का एक से दूसरी जगह जाना, और इंडिविजुअल आइडेंटिटी का। अच्छा, ये जो सीन दिखा रहे हैं ना, ये पता है कहाँ का दिखाने की कोशिश कर रहा है? अमेरिका का। सॉरी, कहाँ जाती है? अमेरिका ही जाती है, हाँ। तो वहां जो स्थिति होती है ना, उसको भी इनने दिखाया, क्योंकि अंजू वहां खुश नहीं रहती। ठीक, याद हो, अंजू वहां खुश नहीं रहती। अंजू के साथ भी एक इशू होता है, उसको भी बच्ची लड़की होती है। उसको भी लड़की होती है, और नहीं, उसका जो ससुर है ना, उसका जो ससुर है, वो भी वही मंद बुद्धि होता है। हाँ, वो बड़ा मतलब कट्टर टाइप का। कट्टर, हाँ, स्टीरियोटाइप, स्टीरियोटाइप। और एक बात बता दें, हाँ, वो सोसाइटी मतलब रद्दी होता है, बुरा, कुछ बुद्धि अंजू का। ये कहानी। फिर आगे देखें, इनकी जो कहानी सुनाने का जो स्टाइल है, वो हाईलाइट करता है टेंशन बिटवीन अदरिंग एंसेस्टर कस्टम। अदरिंग का, हाँ, मतलब 2 चीजों के बीच में लड़ाई चलती है, एंसेस्टर कस्टम एंड एम्ब्रेसिंग न्यू आइडिया। मतलब नए रोचक उपाय, पर्टिकुलर फॉर वुमेन सीकिंग एजेंसी। सीख मतलब पहुंच नहीं, रीच मतलब पहुंचना होता है, सीख मतलब देखना, आई थिंक, नहीं सीखना, हाँ, सीख, हाँ, सीख अकेले डालो बस, सीख, बस, हाँ, तलाश। क्या है? तो तलाश। सिर्फ अक्षय की नहीं है, आमिर खान की भी है। 2 तलाश है, जिसमें आमिर खान एज अ पुलिस इंस्पेक्टर का रोल करता है, और वो भी मतलब न्यू मूवीज में है, उतनी नई नहीं है, लेकिन फिर भी लगभग 8 साल हो गए, 8-10 साल। गैदरिंग मतलब, ठीक, आगे बढ़े। लो आ गए, लो अब दे दिया ना इनने अच्छे से डिटेल। काम नहीं रखी थी, बताओ आपने जी, अब आ गए। पढ़ रही हूँ। पढ़ लो, 2 ही हम पानी पिया। सर सही है, सर आपने मार दिया।
is portrayed. मतलब क्या है ये? Portrayed, हाँ सही portrayed as romantic, deeply. Kids, मत करो मनीषा, पढ़ लेने दो. Tradition and guided on. ओके से कितना दिवाली भाई? Rooted in tradition, guided by institution. Deeply the demanding the expectation upon one देखना presenting the struggle of money cultural settings, the practical. He will above all policing, symbolizing the modern movement quest, quest of autonomy and con- eh, con- contrasting personality vividly recording the timeless hands between and modern रिविल पढ़ेंगे. का मतलब होता है कि खून खुद के नियम कानून खुद से बनाने वाला, खुद के खुद के लिए सोचने वाला व्यक्ति, भारतीय व्यक्ति नहीं उसको कहेंगे. हम उसको कहेंगे कि जो व्यक्ति स्वतंत्र हो और खुद के निर्णयों से चलता हो ना, तो बोले सर क्या लिखने स्वनिर्मित नियमों से चलना. वो खुद के निर्णय खुद लेने की आजादी होनी चाहिए. समाज की भाई तो इंसान देखो, हम जिस समाज में है ना अभी, उस समाज में, अपने इस समाज में एक व्यवस्था है कि अपने यहाँ समाज में कुछ नियम ऐसे हैं कि जो है सो है, उसी को माना जाता है. जैसे कुछ एग्जांपल, हम तो बहुत ऑड एग्जांपल देने वाले हैं कुछ. एक शायद हमने कहीं देखा था, यूट्यूब पे ही देखा है कि जो कृष्ण थे, कृष्ण आज क्यों पूज रहे हैं? हाँ, कृष्ण को क्यों पूज रहे हैं लोग? वन पॉइंट, क्यों पूज रहे कृष्ण? हो रही है, क्यों पूज रहे कृष्ण? भगवान है वो. भगवान. हाँ, क्या है भगवान की डेफिनेशन? हाँ, बताओ. जो चीज बता रहे वो यहाँ कनेक्ट हुई, मतलब इस एक्सपेक्ट पे, इसलिए हमने ये बता दिया. हाँ, बताओ.
बताओ क्यों? भगवान क्या होता है? भगवान की डेफिनेशन मतलब जब कोई परिभाषा वैसी खास नहीं पूछ रहे, हम पूछ रहे क्यों पूछ रहे कृष्ण। अब हम तुमसे कहें, हम तो शकुनी की पूजत आ गई हंसी। ये तो 10 अट्ठैया होते रहे, तुम लोग ज्यादा नहीं, फिर भी तुम लोग तो फिर भी समझने लगे हो अब। हाँ, याद आ गई, वही हम कहे, हमने वही देखी थी, और वो बिल्कुल सही बात है, वो मतलब फैक्चुअल है वो। देखो, हर व्यक्ति अपने हिसाब से सही ही होता है, शर्त होता है हमें उसके नजरिए से एक बार देखने की। अगर ये महाभारत का युद्ध शकुनी जीता होता तो आज शकुनी पूज रहा होता। जो जीतता है वह अपना इतिहास उसी तरीके से लिखता है। आइए एक लेटेस्ट मूवी पे चले, एक लेटेस्ट मूवी पे चले। क्या बोलते हैं इनको अपन, हाँ, मुगल साम्राज्य, मुगल एम्पायर। मतलब मूवी नहीं बता रहा, अभी मूवी को हमने हटा दिया, अब हम मुगल साम्राज्य की बात करें। मुगलों के अकबर के बारे में बहुत अच्छा अच्छा लिखा है। हम लोग ब्लाइंडली बिलीव करते हैं कि वो अच्छे थे, सच ये है। लेकिन क्या तुमने, हाँ हाँ, कि क्या तुमने, लेकिन क्या जैसे हम तुम्हारे सामने बैठे हैं, हमें जिस तरीके से तुम जानती हो, क्या उस तरीके से अकबर को जानती हो? नहीं जानती, पढ़ा है। लेकिन अकबर के बारे में अब फैक्ट निकल के आते हैं कि उसने ये लिखवाया। लोग मेरे बारे में पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? ऐसे लिखो, लेकिन मैं कैसा हूं, ये तो मैं हूं। हाँ, मतलब दोनों, भारत का इतना बड़ा शासक होने के लिए, याद रखना, शासक क्रूरता पे ही बन पाते हैं, धैर्य से शासन नहीं होता। धैर्य से खुद का उद्धार हो सकता है, लेकिन आप एक शासक नहीं बन सकते। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। अगर शासक बनना है तो खून की नदियां बहानी ही पड़ती हैं। शासक बनने का नियम है। कभी भी कोई धैर्य से शासक नहीं बना। धैर्य से इंसान ने खुद की तरक्की की है, लेकिन जो शासक बनता है, मतलब दुनिया की तरक्की के लिए या कुछ बड़ा चेंज के लिए, उसको खून से निकलना पड़ता है। जैसे गौतम बुद्ध है, उन्होंने खुद से काम किया, उनने सिर्फ खुद पे काम किया, वो तो दुनिया फ्री में फॉलो करने लगी, उन्हें पूछ पूछ के गौतम बुद्ध को फॉलो करने लगी। वास्तविकता ये थी कि वो, उनने सिर्फ खुद पे काम किया, मतलब समझ गए, वो शासक नहीं बनना चाहते थे, कभी भी वो गॉड बनना चाहे ही नहीं, कभी नहीं चाहा। उन्हें सिर्फ खुद की आत्म संतुष्टि के लिए जो मार्ग देखा, और जिनने पूछा उन्हें बताया, मना नहीं किया। जिनने पूछा उन्हें बताया, इसलिए वो पूजे गए। इसलिए नहीं पूजे गए कि उनने कहा कि मैं गौतम बुद्ध, मुझ में ये ताकत है, सुनो मैं ये तुमसे कहता हूं। नहीं, यही सत्य मार्ग है। स्वीकार कर लो तो अच्छा, तो अच्छा। तो अकबर के बारे में यही है कि उसने अपना इतिहास खुद लिखवाया, ऐसा ऐसा माना जाने लगा। इसलिए 10th की बुक्स से, कुछ बुक्स है ना इंडिया अपने एनसीईआरटी की बुक्स में, उनमें से मुगल एम्पायर को कुछ पार्शियली हटा दिया गया है। समझ गए? हाँ, तो जो व्यक्ति जैसा होता है वो सामने होता है तो होता है। हम तुम्हारे सामने बैठे हैं, जो हमारी आंखों में देखेगा, जो हमारे मुंह से निकलेगा, सार्वभौमिक सत्य। लेकिन अगर कोई हमारे बारे में, मान लो कि तुमने हमें अच्छा पढ़ा, कोई तीसरा व्यक्ति हमारे बारे में लिख जाए, दुनिया का सबसे घटिया इंसान, दुनिया का सबसे बेकार पुरुष, दुनिया का सबसे बर्बाद, दुनिया का सबसे, वही होगा, फ्यूचर तक हमें उसी नाम से जाना जाएगा। लेकिन इतिहास तो टटोला जाता है, कभी तुम्हारी बुक्स लिखी हुई हाथ लगेगी, सोच बदलेगी, है ना? सच कभी नहीं छिप। तो यही हो रहा है हमारे इतिहास में।
जिन्हें हम सम्मान से पढ़ रहे थे ना, अब उन मुगलों की पोलें खुल रही हैं। औरंगजेब तो बर्बाद था ही, उसने तो हाँ राज्य क्या हाँ औरंगजेब ज्ञान कनेक्ट होता है। कृष्णा का भी दिया। तो ऐसा है। देखो शाहजहां को भी बर्बाद बदनाम किया गया, कहते हैं उन्हें हाथ नहीं कटवाए थे, हाथ नहीं कटवाया, नहीं कटवाया। बात ये थी कि अब थोड़ा सा हम यूपीएससी के कंटेंट पे लुढ़क गए, थोड़े से लुढ़क रहे हैं, कुछ चीजें बता दें उसके रिगार्डिंग। इंटरव्यूज में अक्सर इस प्रकार के प्रश्न होते हैं, या मेंस जो एग्जाम होता है ना, उसमें यूपीएससी में एक क्वेश्चन, एक लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो हम तुमसे डिस्कस कर रहे हैं कि पहले जैसे इतने शानदार मंदिर मस्जिद बने हैं, और इतने भव्य मंदिर बने हैं जो आज की टेक्नोलॉजी बनाने में सक्षम नहीं है, क्या ये गौरव है? क्या ये हमारे लिए गौरव का विषय है? ठीक? कारीगरों के नजरिए से, काम करने वाले मजदूरों के नजरिए से, उस समय के, क्या ये मानवोचित है? क्या ये मानवोचित था, मानव के लिए उचित? क्या ये मानवोचित था? अरे उस समय जो मजदूरी उनसे कराएगी उसके हिसाब से क्या वो सही था? मतलब हाँ एक हाँ। जैसी तुम्हें ये क्वेश्चन भी समझ में पता है क्यों नहीं आया? क्योंकि तुमने पढ़ा नहीं, इसलिए एक शब्द में ही समझ जाती और उसके बदले हमसे। उनको इसके आंसर के लिए आपको इतिहास अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। हाँ, वो जो यूपीएससी वाला बंदा होता है ना, तो जब वो लोक प्रशासन पढ़ता है ना, उसमें सारी सब एक बुक आती है लोक प्रशासन की, अलग से वो पढ़नी पड़ती है। बहुत अच्छे से दिया गया है कि एंशियंट काल में लोग काम कैसे करते थे, क्या कानून व्यवस्था थी, क्या राज व्यवस्था थी, और जिन लोगों ने इन मंदिरों में काम किया उन्हें क्या मिला। कितना निर्दयी होगा ये काम फिर तो। 1 टन मतलब होता है 10 क्विंटल, 1000 किलो 1 टन होता है। 30-30, 40-40 टन के एक ट्रक के वजन के पत्थरों को एक के ऊपर एक चढ़ाना, ले जाना, खींचना, तब जाके बनना एक मंदिर का, और मजदूरी के नाम पे उन्हें कुछ ना मिलना, क्योंकि वो स्लेव थे। वो गुलाम थे। तो जब भारत की संस्कृति की बात होती है ना, तो ये बुक्स में नहीं मिलता। याद रखना, ये बात बुक्स में नहीं मिलती, और यूपीएससी में इंटरव्यू में आपको इसके जवाब नहीं देने होते। लेकिन कुछ बातें जब आप इंटरव्यू में बोलते हो ना, है कि तुम एक बात याद रखना, हम अपना नजरिया बता रहे हैं। जो यूनिक होगा ना, इंटरव्यू में भी जो बंदा यूनिक सोच रखेगा ना, उसको तो लोग समझेंगे ही। बिल्कुल दुनियादारी से दूर से बात नहीं कर रहा, हम स्कूल से लगाते हैं, हम बाकी टीचर से अलग पढ़ाते हैं, तो हमें पता है, हमें कभी खुद की तारीफ करने की जरूरत नहीं है। तारीफ तब समझ में आती है जब 3-4 ऑप्शनों में से कोई कहे कि नहीं, इनसे ये यूनिकनेस हो गई। तो ऐसे ही जब आप यूपीएससी का अगर मान लो आप इंटरव्यू दे रहे हो, और अगर आपका आंसर में यूनिकनेस है, किसी माई के लाल की आपको हिम्मत तो फेल करने की नहीं, क्योंकि आप उसमें पता है क्या मेंशन करोगे, उस बुक का उस बुक को संदर्भित करोगे इस बात के जवाब में जिस बुक में ये लिखा है।
आपको बुक का याद होना चाहिए, और बी आर अम्बेडकर की इन बुक्स में पूरा दिया है ये। और आप उस आंसर को लिखने के साथ कोष्टक में लगा के संदर्भ लिख के ये चीज लिख दो। ये एमपीपीएससी की तुम्हें बता रहे, क्वालिटी बता रहे यूपीएससी का। जब तक तुम प्री के लिए भी तैयार नहीं हो, लेकिन अब तुमने इच्छा जताई है ना, तो फिर हम अपने आप को रोकेंगे नहीं। संदर्भ लिखना होता है, और अगर आपने संदर्भ सहित लिखा, जो ही तो तुम्हारी परीक्षा का तुम में तर्क है, और तर्क के पीछे सब सपोर्ट करने का आधार है। इसका मतलब अगर तुम कलेक्टर बन गए या तुम एसपी बन गए, तो कोई की औकात नहीं है कि तुमसे बात कर ले, काहे कि तुम्हारे पास जवाब मौजूद है। और उन्हें बेई तो चाहिए, उन्हें गधा नहीं चाहिए, उन्हें तर्कशील मानव चाहिए, है ना। अच्छा, क्यों कलेक्टर को इतना मजबूत होना पड़ता है? अभी एक जगह पे कुछ दुर्घटनाएं हुई थी, बहुत सारी औरतें रो रही थी। कुछ घटना हुई थी कहीं कोई गांव में, कलेक्टर वहां पहुंची थी। अरे कुछ हुआ था, कोई मरे अरे थे, कुछ डेथ हुई थी, 2 3 4 डेथ हुई थी इकट्ठी वहां गोटे गांव में। तो कलेक्टर वहां गई, तो लोगों ने उस माहौल को इतना फैसिनेटिंग बना दिया, इन लोगों ने इतना रोया रोया, मतलब वो बनाया ना कि उसको इमोशनली तोड़ सके, कि वो भी वुमेन्स थी, वो नहीं टूटी। यही खासियत है, ऐसे मौकों पे टूटना नहीं है, ना तो इमोशन में टूटना है कलेक्टर को, है ना, और ना ही किसी के गुस्से में टूटना है। कहीं पे भाषणबाजी होती है ना, हल्ला हो, वहां भी नहीं टूटना, ना मजबूत बनना पड़ता है एक बड़ी जॉब में। तीसरा मौका होता है हम लोगों का, जिस दिन हम किसी चुनाव की ड्यूटी में जाएंगे ना, वहां पे जिस दिन हम पीठासीन अधिकारी बन के जाएंगे, उस दिन तुम देखना कितना प्रेशर होता है। आप पब्लिक से हेजिटेट नहीं होना, क्योंकि जिस गांव में आपकी ड्यूटी लगी है, उतने कई थार से आएंगे वोट देवे, और अपनी पूरी रंगदारी दिखाएंगे। आते ही सब खड़े हुए ना उसके सामने, मतलब हाँ, चुनाव के अधिकारी के सामने बस ताकत बते हैं अपनी, ताकि आप झुक ही जाओ। कई जो तो झुक जाते हैं ना, उनकी पूरी व्यवस्था सत्यानाश हो जाती। झुकना नहीं होता। साफ कहा जाता है कि कोई मंत्री को बाप भी आ जाना, तो तुम्हें अपनी कुर्सी से नहीं उठने। सिर्फ तुमने अपनी पीठ अगर कोई कुर्सी में टिका ली, तो कोई को बाप आ जाए, उस दिन चुनाव के समय पर सबसे बड़े बाप तुम ही रहे। तो तुमसे बढ़ के कोई गांव को अधिकारी नहीं हो सके, कोई नहीं हो सके। सिर्फ एक व्यक्ति होगा, और वो होगा जिला निर्वाचन अधिकारी, जो कि गले में आई कार्ड टांगे आएगा, और अलग दिख जाएगा तो समझ जाना कि ये आपका बॉस है। वहां सिर्फ तुम्हें खड़ा होना है बस, और हर सेंटर पे वो एक बार पहुंचता है, दिन में एक बार। ये ताकत का रूल पढ़ाया जाता है। एक इसको पढ़ा जाता है, और दूसरा किसको, एक हाँ 3 बता दिए, चौथा सुनो। जब कहीं पे बोर्ड एग्जाम होते हैं, तो बोर्ड एग्जाम में जो सेंटर इंचार्ज होता है ना, उससे कहा जाता है कि इस स्कूल में अब जितने भी तुम्हारे पुराने जय स्कूल में जो भी रहे हो, तुम कोई ये नहीं जानो, अब तुम तय के बॉस हो। तुम पहली बार आए हो, 4 दिन मतलब 4 दिन पहले तुम जय स्कूल में आए, 1 महीना का जय स्कूल के बॉस तुम। कोई ये घुसन नहीं देने, चाहे वो कोई भी स्कूल को टीचर ही कहा ना हो। हम लोग गए थे, हमारे स्कूल में हमें नहीं घुसन देते पुलिस वाले, कितने कहा। जब सेंटर इंचार्ज पहले अगर परमिशन देगा, पुलिस वाले जाते, 2 पूछ के आते, सर स्कूल के टीचर आए हैं, बोल देते उनसे, बोला क्या काम है। पुलिस वाला पहले आएगा, पूछेगा, कोटवार पूछे का काम, जो काम, ठीक है भेजो। अब हम नाश्ता लेके पहुंचे थे, हालांकि ये तरीका था अंदर घुसने का, थोड़ा सा बच्चों सांत्वना दे वो चाहते। 350 की चपत लगी थी, तब घुस में मिलो तो गए थे। हाँ, तो मतलब ये होता है, समझ गए, सेंटर इंचार्ज। तो ये है पावर्स।
इस समय पे तुम्हारा ये लॉजिक काम करेगा। यूनिकनेस, विपक्षी मतलब एकदम निष्पक्ष नजरिया, किसी को तुरंत जज ना करके वास्तविकता को समझते हुए जज करना, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड ओपन मेंटेलिटी ये। और अगर अभी से लोगाई बुद्धि में फंस गई तो खेल खत्म। हाँ हाँ, नहीं ये स्पेशल एक प्रकार की बुद्धि होती है। इसी मानसिकता से वो लोग जानी जाती है। बिल्कुल, बस यही सोच के हमें सुकून मिल जाता है कि थैंक गॉड। इनसे स्पेशली हमारा कहना है कि अगर यूपीएससी का सोच नहीं तो, नहीं तो बिल्कुल नहीं सोचिए। निष्पक्ष है ना, क्योंकि भी ठटरी कस्बे पे जस्ट वेट एंड देन स्पीक। विवेकानंद ने कही है बात, हमारे सेंटेंस नहीं है कि जब कभी आपको गुस्सा आए तो 1 मिनट रुको फिर बोलो। क्योंकि जब आपको गुस्सा आती है तुरंत आपके मुंह से सिर्फ बुरा ही निकलेगा, लेकिन अगर आप 1 मिनट रुक गए ना तो आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस को सोच लोगे। इसी बात को कई सालों से ऑब्जर्व करते आ रहे कि जैसे ही हमें कोई गुस्सा दिलाता है विवेकानंद सामने खड़े हो जाते हैं। हम भी रुक जाते हैं। तो नहीं चाहिए हम क्यों कॉन्सिक्वेंसेस, नहीं रुक पाते हैं? ठहरे नहीं हो तुम। हम पिज्जा को दिए इतना जकाय की ट्रेनिंग चल रही है, होगी। ये ट्रेनिंग काय की चल रही, समझ गए? इतना अपन जो मुंह मार रहा है ना जमा ही ले रहा है, ये की ट्रेनिंग है ना। वो तो थोड़े से हम ऐसे हैं खूंखार किस्म के का। जब तक इंग्लिश चल रही अपन और 45 साल तक रही था यूपीएससी को मौका, भगवान ने करे कि कब आत्मा फड़फड़ा जाए। हालांकि हमरो कछु फिक्स भी नहीं रहे, हम कौन सी चीज को कब कब प्रिपरेशन करने लगे। अक्सर हमारी चीजें कंप्लीट होने के बाद ही समझ में आत है। नहीं, ये नहीं करेंगे, बता रहे हमारी चीजें कम नहीं नहीं, ये तो है। देखो एक प्रॉमिस जो हुआ है, नहीं एक प्रॉमिस जो है ना वो प्रॉमिस तो नहीं टूटेगा, लेकिन बस एक बात बताते हैं कि कंप्लीट होने के बाद ही मतलब हमें अच्छा लगता है चीजों को रिवील करना। और ये अच्छा है तो हम अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करते रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑड थॉट जो होते हैं ना, जिन थॉट की हमारे लिए जरूरत पड़ेगी अपने उस फील्ड में, वहां खुद को प्रिपेयर करना। क्योंकि लगातार हम ऐसे लोगों से संपर्क बनाते रहते हैं जो लोग इंटरव्यू फेस किए हैं। तो अभी कल परसों बात हो रही थी सुनील से, चलो तो भैया एक इंसिडेंट है, एक मोमेंट हमें याद आ गो जब इंटरव्यू होता है, अगर कभी आप पढ़ा मौका आप गलती न करना, है ना। कि कछु लोग वहां आप पे ना, वो है ज्ञानी लोग लेकिन वो आप पे हंसेंगे। हंसने से इंसान नर्वस डाउन होता है जब सामने वाला कोई हंसता है। आपके जवाब देने के वो बदल जाते हैं भाव, वो तुम्हें जानबूझ के करेंगे, तुम्हें नर्वस करेंगे। वो क्यों करेंगे, मैं ऐसे हंसे कुछ भी। वो ज्ञानी है, समझ तुमको पेशेंस चेक कर रहा तुम्हारा। और यहाँ तुम्हें नर्वस नहीं होना, तुम हंस तो सको ही नहीं, तुम्हें नर्वस नहीं होना है। आपको जवाब आपकी मर्यादा में ही देना है। तो भैया
अगर तुम नर्वस एक बार हो गए तो फिर तुम्हें चपेट दें अभी, और उन्हें चिपटे हुए स्टूडेंट नहीं चाहिए, क्योंकि इस कॉलेज में आप जा रहे हो ना, तुमसे बड़े बड़े धुरंगा ही मिले होते हैं, है ना। हाइट में ऐसे मिलेगा जो तुमसे ऐसे बात कर रहा है, कहा गुरु। हमारे 12वीं में कछु पिल्ली पिल्ली मतलब हैंगे जो क्या बोलते हैं। एक दिन हम यहाँ गए थे, हमने 12th में पढ़ाया था गर्ल्स को, यहाँ पे एसडीएम स्कूल में नरसिंहपुर में, है ना। अरे स्कूल है स्टेशन पे, सीएम राइज, नरसिंहपुर का सीएम राइज। और यहाँ पे एक नेहरू स्कूल है, 1 महीने वहां थे, तो वहां नेहरू स्कूल के कुछ बच्चे थे ना, अब भी मिले थे, ये थे नमस्ते सर, हम कहे थे, हाँ बेटा नमस्ते। 12th पढ़ाया था, सोचो 2017 में 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 9 साल हो गए। बे अच्छे खासे एमए कर चुके हैं, एक दिन पीजी कॉलेज में मिल गए। 17 से समय भी तो बहुत हो गया, है ना। तो कह रहे नमस्ते सर, हमने कोई पहचान ही नहीं बेटा। कही सर आप नेहरू में पढ़ाओ तो, कही अच्छा हाँ 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 हाँ। कही, क्या कर रहे थे सर, हाँ बीएड में पढ़ाना पड़ता है, 11 12। वही है। खूब आराम से कर लोगे, दिस इज माई बिलीफ, डोंट वरी, अब तक तो बहुत मजबूत हो जाएगा, टेंशन नहीं लो। इसलिए तो हमने तुम्हें बहुत सारी, इसलिए तो हम छोटी छोटी चीजें बारीकियां बता रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे तुम्हें ना वक्त और सिखाएगा, वक्त भी सिखाएगा, और वो वक्त तुम्हें सिखाए इससे पहले तुम खुद को तोड़ ना लो, इसलिए हम बता रहे हैं। लाइक तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें तोड़ है, सरल भाषा में ठटकी कस देंगे वो तुम्हारी। यही बता रहे हैं, बहुत टॉर्चर कर रहे हैं। तुमने देखो का पढ़ाई इतनी आसान की थोड़ी है, कहाँ कर दें यार, जो नहीं कर दें, दूर दराज को है। का है तिथि बताऊ। बीएड में नंबरों की कोई आवश्यकता नहीं है अब। 4 साल का हम लोग का 1 साल का एमए होगा, एमए करना पहले। नहीं ये तुम्हारा तीसरा है ना, हाँ बढ़िया रही। तो देख लेना अभी अपन, ये तो होने दो, फिर अपन बात करते हैं वहाँ, टेंशन न लो। अब तो सीधी बात होएगी, अब तो हमारे सब परिचित लोग हो गए आसपास, मतलब प्रोफेसर ही प्रोफेसर, कछु भी समस्या में सब फोन ही पे पूरी सलाह दे दे हैं बंद करके। तो ये था एक ओवरव्यू इस चीज को लेके के डिफरेंट मानसिकता, मतलब निष्पक्ष नजरिया। देखो तो दुनिया बहुत घटिया है, और देखो तो ये दुनिया बहुत सुंदर, दुश्मन में भी अच्छाई दिख जाएगी। हम कितने दयावान, हमसे गलत रीति हमेशा, और हमने अपने ही काम रुकवा के होता उन्हें पहुंचा दो। हमसे पूछ रहे थे वे भैया, ये जो है काम कर रहा है, कह रहे थे यार वो बुला रही हैं, हमने 1 सेकंड नहीं कहा, हमने कहा ठीक है कराओ आप उनको। मैंने कैसे हाँ कर दी।
आप कर रहे कर दो आप। तो बस ऐसे ही कंट्रोल रखो, ठीक। तो इन दोनों के कैरेक्टर को अपन देख ही लें आज। फिर बची हैं 2। हो जाएगा ये हो जाएगा, है ना। ओके, करें। कौन पढ़ेगा? चलो अब देख लो। तो सुधा और अंजू। सुधा द रोमांटिक ट्रेडिशनलिस्ट, मतलब रोमांटिक ट्रेडिशनलिस्ट मतलब एक तो ये रोमांटिक पर्सनालिटी है, लेकिन ट्रेडिशनली भी है। सरल भाषा में हम ऐसे कहें कि मार्मिक औरत है, जल्दी पिघलने वाली है और जल्दी से रोने वाली है। सुधा इज हाँ, सुधा इज पोर्ट्रेड एज अ रोमांटिक, डीपली रूटेड। पोर्ट्रेड अपन इनकी पत्ती से जरा आएंगे। रूटेड इन, देखो ये डीपली रूटेड इन ट्रेडिशनल, ये काय में नियम कानूनों में फंसी है। एंड गाइड बाय इंट्यूशन, मतलब ठीक है। तो ये अपने अपने विचारों से ही गाइडेड थी। She often find herself grappling with demanding societal expectation placed upon, अरे ग्रैपल मतलब पहुंच होता है जहां तक, हाँ पहुंच, प्राप्त करना या पहुंच। हमने देखा है कई बार इसका मीनिंग ग्रैपल। ग्रैपलिंग